यस। गुड मॉर्निंग जेई एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि हम पीवाईक्यू के एनालिसिस वाली सीरीज़ में चल रहे थे, तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम जो लास्ट क्लास थी हमारी उसको आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। जो शिफ्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, देखिए 23 जनवरी 2026 का है ना। अब जो शिफ्ट सेकंड का एनालिसिस करना है उसमें हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। जैसा कि हमारे पास जो पेपर था उसमें उसके हिसाब से हमने 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन रीड किया है मैंने, तो लास्ट क्लास को यहाँ तक हमने एंड कर लिया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 से हम चलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन 5 हमारा हो गया था, अब हम क्वेश्चन 6 में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप थोड़ा समझिएगा। जैसे है, 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस इज एक्सपेंडिंग आइसोथर्मली फ्रॉम V2 to V at 27 degree Celsius. Okay. If the magnitude of work done by the gas in this case is same as the work done in adiabatic process where initial temperature is 27 degrees Celsius. No issue. All clear. And final temperature is T degrees Celsius. Then find out the value of capital T. और हिंट के तौर पर आपके लिए दिया हुआ है कि यूज़ करना है log 2 इज इक्वल्स टू 0.7। ठीक है, हम यूज़ करते हैं। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक 1 मोल की डायटोमिक गैस है, ठीक है बच्चों, तो जिसको हमें एक्सपेंड करना है आइसोथर्मली। तो हम क्या करेंगे कि एक्सपेंड कहाँ से कहाँ तक करना है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा और V2 2V, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड जो है वर्क डन का मैग्नीट्यूड बाय द गैस इन दिस केस जो है वो सेम है एज द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। और इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है बच्चों? 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से हम चलेंगे। तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है और हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है। अगर हम वर्क डन ले रहे हैं तो उसमें हम चेंज लेंगे, है ना। तो चेंज में डेल डब्ल्यू लिखेंगे और क्या होगा, NRT log 2 होता है ना। तो गैस के केस में क्या होता है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा आई होप कि दिख रहा होगा, क्लियर है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम चल रहे हैं। तो डेल डब्ल्यू इस यहाँ पे हम क्या है, डेल W1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वो NRT हमने बोला ना, हाँ NRT log 2, तो log 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 300R होगी ना, log 2, ठीक है। डिटेल एनालिसिस के लिए हम लेक्चर सीरीज़ लाएंगे NCERT के, हमने जैसे कि पहली क्लासेस में बताया। यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, कितना जल्दी से जल्दी एनालिसिस हो जाए, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है मेरे शॉर्ट्स में, आप देखिएगा उसमें अपलोड है, लिंक भी दी हुई है, ठीक है। तो डेल W2 अगर ले रहे हैं तो कितना होगा, N5/2। गैस के केस में क्या होता है, R होता है, और T इनिशियल माइनस कैपिटल T, ठीक है। तो क्योंकि उसमें दिया हुआ है ना इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है बच्चों, तो ठीक है। तो उस हिसाब से हम देखिए 5/2 होगा, है ना, R लिख लेंगे और ये क्या हो जाएगा, 300 होगा माइनस T हो जाएगा। इसको इम्प्लाइज दैट कर लेते, तो ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें मिलेगा क्या, तो 300, क्योंकि हम एक बार सॉल्व कर चुके हैं, उसके बाद आपके सामने क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, बस देखते जाइए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। तो हमने जैसे log 2 निकाल लिया ना, अब हम क्या करेंगे आगे, हम 300
को हम टी के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 300 माइनस टी कितना होगा 120 होगा 120 log 2 होगा। और क्वेश्चन में क्योंकि log 2 जो है क्वेश्चन में वो 0.7 दिया हुआ है, ठीक है 0.7 दिया हुआ है। तो जब हमने 300 माइनस 84 निकाला तो हमें कितना मिला t इज इक्वल टू 216 और केल्विन मिला 216 केल्विन मिला, ठीक है 216 केल्विन हमें मिल गया। तो फिर हमने क्या किया कि कैपिटल टी जब सॉल्व किया है तो कैपिटल टी सॉल्व करने पे -57 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो जैसा कि हमें टी की ही वैल्यू निकालनी थी तो उस हिसाब से हमने -57 डिग्री सेल्सियस निकाल लिया। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनामिक्स में हम ये सब पढ़ते हैं। तो जिन भी बच्चों को क्लैरिटी नहीं है तो हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे ना बच्चों, तो उसमें आप क्लैरिटी के साथ आप प्रेजेंट रहिएगा ना। क्लासेस अपलोडेड रहेंगी, ऑल थिंग्स आर फ्री, है ना, कोई भी पेड कोर्स नहीं है, सब फ्री है। आप देखिए प्लेलिस्ट अपलोडेड है ना, ठीक है। तो अभी तो एनालिसिस कर रहे हैं PYQs का, इसी में ऑप्शनल के भी एनालिसिस और BSc फर्स्ट ईयर का भी स्टार्ट किया है स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स राइट नाउ, बट इन फर्दर क्लासेस आई टू start for English medium students, okay। So firstly I initially है ना initiate with BSc, then MSc I proceed, okay, then BTech classes 2 started in this channel, so kindly subscribe this channel, okay students। So right now further proceed for question number 7, okay। So what question number 7 says, so firstly find the truth table for the given circuit, first is final, okay, मीन्स हमें ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करना है बस। तो ए है ये सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया, बी है ये, ठीक है। तो जैसा हमने कि इस सर्किट ड्रॉ किया है तो ये हो गया हमारा सर्किट वाई, ठीक है। तो हमने वाई ड्रॉ कर लिया, अब हम क्या कर लेंगे इसको, ये ऐसा कुछ दिया ही हुआ है तो हम क्वेश्चन पेपर से देख के ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिएगा कि शिफ्ट 2 में ऐसा कहाँ पे क्वेश्चन है, तो ऐसे ही हमें ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करना है, इसलिए हमें ड्रॉ करना पड़ रहा है बच्चों। तो ऐसे केसेस में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कौन सा गेट है और ये कौन सा गेट है, ये हमें समझना है ना। तो एंड और का यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले अगर हम और यूज़ करेंगे तो a + b लेंगे, है ना। अच्छा, एंड का यूज़ करेंगे तब, और फिर इसका बार नॉट लगा है ना तो बार कर दिया। ये कैसे हुआ है, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं कि ये a + b जो लिया हुआ है ये और के लिए लिया हुआ है, और बार जो है नॉट के लिए लिया है, एंड के लिए a डॉट लिया हुआ है, a एंड से कनेक्टेड है इसलिए लिया हुआ है, ठीक है। ये क्लियर हो गया है a बार। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, a बार प्लस a बार डॉट b बार होता है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू, इस हिसाब से आ जाएगा a बार। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ट्रुथ टेबल होगी इस क्वेश्चन में वो 4 दी हुई हैं ट्रुथ टेबल, तो उस हिसाब से ट्रुथ टेबल फर्स्ट बनेगी, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन कैसे सही होगा ये भी बता देना चाहिए हमें, क्योंकि ऑप्शन तो सारे ही मिसमैच होने लगते हैं फिर। तो देखिए, तो a बार दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शन जो है 1 सही होगा, पहले तो ये बता दें, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, a दिया हुआ है, ऑप्शन 1 क्या है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है और y दिया हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने 4 बना लिए कॉलम, 3 और 4, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है पहले तो वही 0 0 फिर 1 1 लेंगे, और यहाँ पे 0 1 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 होगा 1 इसके हिसाब से, और 0 और 0 होगा, ठीक है 1 1 0। तो ये हमारा क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, 1 सेकेंड ओपन कर लें, हाँ।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एन एयर बबल है ना, एन एयर बबल इज मूविंग अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक हैविंग टेम्परेचर्स 17 डिग्री सेल्सियस एट द टॉप. The temperature of lake and bubble is 27 degrees Celsius. Assume no significant change in the density of the lake water up to its depth of 5 meter. Find the ratio of volume at top to bottom of the bubble. ठीक है, तो बबल मतलब फ्लूइड्स का है ना, फ्लूइड स्टैटिक्स और डायनामिक्स वाला केस है ना, चैप्टर है. तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि एक एयर बबल है वो अपवर्ड मूव कर रहा है फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक हैविंग टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो सबसे पहले हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ेगा इसमें. तो बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा होगा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर. और रो क्या हो जाएगा, रो ओमेगा लेंगे यहाँ पे. क्यों लेंगे ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे ये डेंसिटी है, ये क्या है, प्रेशर ले रहे हैं ना, जैसे प्रेशर ले रहे हैं तो ये डायनामिक प्रेशर है ना, मूव जो कर रहा है. तो उस हिसाब से डेंसिटी वाइज लेंगे तो 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर. डेंसिटी ऑफ वाटर है ये, ओमेगा नहीं ले रहे हैं, वाटर है ये, है ना, ओमेगा नहीं है, वाटर है. तो रो और W वाटर 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब. और G जो है वो है 10 ले रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, 10 ले रहे हैं. तो ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें 10⁵ ले लें, PATM/300 तो लेंगे ही, इंटू VT ले लेंगे. और ये क्या हो जाएगा, 10⁵ + 5 इंटू 10⁻³ इंटू होता है ना फॉर्मूला GVB/290. ठीक है, 290 ले लिया. ठीक है, अब देखिए, तो V वॉल्यूम VT/VB फाइंड आउट करना है हमको. तो VT/VB क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 30 होगा, 1.5 इंटू 30/29. ठीक है, 1.5 इंटू 30/29. ठीक है. हाँ, तो इतना आ रहा है हमारा. तो उस हिसाब से हमने जब इसे सॉल्व कर लिया ना बच्चों, तो क्या आएगा, उस हिसाब से हमारा 1.55 आ रहा है. ठीक है, इस हिसाब से तो हमारा ऑप्शन जो है, अब क्वेश्चन में आप देखिएगा है या नहीं, इसमें 25 भी है, 1.25 भी है, 75 भी है, फिर 55 है. तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है इस हिसाब से. तो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं बच्चों. ठीक है, 9 में आते हैं. 9 क्या कह रहा है कि एक मीडियम परमेबिलिटी है जो कि ये गिवन है. ठीक है, और एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट कर दें, जनरली तो K से लेते हैं ना, पर यहाँ पे देखिएगा और आगे क्वेश्चन पढ़ें. रेशियो ऑफ स्पीड इन वैक्यूम टू स्पीड इन मीडियम. तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे V इज इक्वल्स टू 1/, ये वाला फॉर्म लगाएंगे, μC वाला. ठीक, μC नहीं, म्यू एप्सिलॉन होगा. ठीक है, एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक लिया है ना, म्यू एप्सिलॉन. और यू नो ना C/B V होता है. तो व्हेन वी पुट तो म्यू एप्सिलॉन बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. ओके, देन C/V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा हमें. तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 3 से लिया था और ये गिवन था. यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, नहीं तो फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, क्या था यहाँ पे 3 था, कंफ्यूज मत करिएगा, इतना चीज़ें गिवन है. ठीक है,
तो हम अगर वैल्यू पुट करते हैं ना, तो हमने किया है, तो हमने सॉल्व करने पे पाया कि √6 आंसर आ रहा है इसका, √6 आंसर आ रहा है। और उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो रहा है। एक बार आप लोग भी चेक करिएगा, तरीके कई हो सकते हैं फाइंड आउट करने के, पर अभी क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं अपने प्लेटफॉर्म में, इसलिए हम डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, जस्ट सॉल्व किया है। तो फास्ट क्वेश्चन बताया ना मैंने, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पे फोकस है, कितनी जल्दी हम कर पाएँ। तो ठीक है, तो 15 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट में सिर्फ हम 4 क्वेश्चन कर पाए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि EMF ऑफ 2 सेल्स आर मेजर्ड यूजिंग पोटेंशियोमीटर मेथड। अगर बैलेंस लेंथ है 200 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर, तो लीस्ट काउंट कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। तो हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है E1/E2 को लेके। तो परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा एरर का क्वेश्चन है बच्चों ये, तो एरर के क्वेश्चन में क्या करते हैं, E1 होता है ना, वो पोटेंशियोमीटर वाला सिंपल है, इसका फॉर्म भले चेंज कर दें, लेकिन इसमें कुछ है नहीं समझाने को। तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस है, EMF है ना, EMF लिया है इसमें, EMF लिया है, E/L होता है ना, बैलेंस लेंथ है 200 और 150 सेंटीमीटर लिया है, 200 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर। तो ये L है, E/L होता है, सॉरी I लिख दिया मैंने, E/L होता है, E/L, ठीक है। तो E1 के रिस्पेक्ट में अपॉन होता है ना, बहुत इजी वाला है फॉर्मूला ये, तो इसमें क्या बताना। तो चलिए E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा E0 अपॉन I0, सॉरी I0 कह रहे हैं, L, बता रही हूँ ना, एक बार जो निकल गया मुझसे वही बार बार, सॉरी फॉर दैट, है ना, गलत बात है ये। तो L0 अपॉन L2, तो E1 और E2 का रेशियो निकाल लें, अगर E1 अपॉन E2 का अगर हम रेशियो निकाल लें, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, L1/L2 के, L1/L2 के हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो L1/L2 के हो जाएगा, तो ये हमने निकाल लिया, सॉरी E1/E2 लिया है ना। अगर लिखने में कहीं मिस्टेक होती है तो सॉरी फॉर दैट, मुझे बताइएगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलती किया है, ठीक है। तो L1/L2, तो उस हिसाब से ये L1/L2 है, तो क्या हो जाएगा ये, हमें फाइंड आउट क्या करना था, 1 सेकेंड, फाइंड आउट क्या करना था, लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर दिया है, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है ना। तो इस केस में परसेंटेज एरर कैसे, वही फाइनल माइनस, मतलब चेंज इन लेंथ है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ नहीं होता है, वही वाला फॉर्मूला है, डेल्टा L1 L2 अपॉन L2 इज इक्वल्स इंटू 100 होगा, इंटू 100 होगा, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन चलता है ना, तो उस हिसाब से 1.16% निकलेगा, है ना। चलिए ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा 1 पॉइंट देख लें कि आ रहा है कि नहीं, है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर देखिए 1.6 भी दिया है और 1.2% भी दिया हुआ है बच्चों। तो उस मेरा तो ये आ रहा है, तो उस हिसाब से हम तो 2 ही मानेंगे, है ना। और जल्दीबाजी में अगर गलती थोड़ी भी हुई तो इसमें आप ऑप्शन में बहुत परेशान हो जाएंगे, है ना, कि 1 है कि 2 है, मतलब। तो उस हिसाब से हम एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करना है ना। तो ठीक है, ठीक है, 1.6 अगर आ रहा है, दिया भी हुआ है, तो आप वही टिक करेंगे, है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। तो 11 के लिए बच्चों लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 11 है, हाँ। 11th में क्या कह रहा है, जूम कर देते हैं थोड़ा और क्लियर आएगा, हाँ ठीक है। 11th कह रहा है कि अ मैन जम्प्स फ्रॉम अ प्लेन आफ्टर 2 seconds ही ओपन पैराशूट ड्यू टू विच ही
due to which if he retarded with 3 meter per second square, when the man is at 10 meter height from ground, his speed is 5 meter per second. Find height of the plane when he jumped. Okay, so first of all, what this question actually want to say, okay, man jumps from a plane, okay, after 2 seconds he opened parachute, due to which if he retarded with 3 meter per second square. okay, so h या h1 h2 निकाल लें, या d1 d2 भी आप लिख सकते हैं ना, s1 s2 कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जनरली d1 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या ले लिया, d1 अगर लेते हैं तो हाफ एम वो होता है ना, हाफ gt स्क्वायर, तो उस हिसाब से हमने 20 सेंटीमीटर निकाल लिया, इस 20 मीटर आएगा। और d2 कितना आ जाएगा, 400 में क्या लिखा है कि रिटार्ड हो रही है ना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और व्हेन मैन इज एट हाइट 10 मीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हिज स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 400 में 25 हम माइनस कर देंगे, है ना। रुकिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ पहले, तो आप समझ में। देखिए आप डायग्राम अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो इसमें देखिएगा, है ना। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, इनिशियली तो ये सब कुछ ज़ीरो था, t ज़ीरो था और u भी ज़ीरो था, है ना। जब हम यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 2 लेते हैं, t इज इक्वल्स टू जब हम 2 लेते हैं तो बच्चों d1 जो होगा तो वो इस तरह से आएगा, ठीक है, d1 डिस्टेंस पे, और ये क्या हो जाएगी हमारी v हो जाएगी। v वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड बोला है, 20 मीटर पर सेकेंड बोल दिया है, तो उस हिसाब से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन बोला था कि रिटार्ड हो रही है, जैसे d1 निकाला ना, तो यहाँ पे d2 भी लेंगे। d2 में देखिए d2 लिया, d2 में a इज इक्वल्स टू कितना है, a इज इक्वल्स टू कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों, रिटार्ड हो रही है, ठीक है। अब d1 हो गया, d2 हो गया, और d3 कितना दिया हुआ था, d3 हमारा दिया हुआ था 10 मीटर, d3 हमारा दिया हुआ है 10 मीटर, 10 है ये, सिर्फ 10 दिया हुआ है। तो और वेलोसिटी फिर से कितनी हो रही है हमारी, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो d1 हो गया हमारा, और d2 कहाँ से आया, आप समझ में आ रहा होगा, है ना। उस हिसाब से अपॉन 2 इंटू हो जाएगा 3, और सॉल्व करिए इसको, कितना आ जाएगा, 6 था ना, तो 62.5 आएगा। अब देखिए d इज इक्वल्स टू अगर 20 है तो उसमें 62.5 ऐड करेंगे प्लस 10, तो कितना आ जाएगा, 92.5 आ जाएगा, ठीक है, 92.5 आ जाएगा। तो उस हिसाब से देखिए ऑप्शन में 90 मीटर भी है, 92.5 मीटर भी है, और 85 मीटर भी है। तो हमारा अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो हम 1 को ही टिक करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, 12th कह रहा है कि 12th में है, अच्छा डायग्राम दिया हुआ है बच्चों इसमें, तो डायग्राम बताना पड़ेगा बना के, ठीक है। एक सोलेनॉइड का क्वेश्चन है, तो पहले डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए देखिए, हमने ये सोलेनॉइड बना लिया, ठीक है। तो ये कितने मीटर का दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और ये देखिए, तो हम एक बार रीड कर दें क्वेश्चन इतना बना के, इन अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड ऑफ 500 पर सेंटीमीटर टन्स डेंसिटी, ठीक है, अ रिंग मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड with axis coinciding with axis of solenoid, okay, then the radius and resistance of ring is 1 centimeter and 10 omega resistance. Find heat dissipated in ring while it traverses 10 centimeter of distance.
So the current of in solenoid is I is equals to 10 cos 100 pi t. इतना हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है एक रिंग है, रिंग बनाते हैं। चलिए यहाँ पे रिंग के लिए कह रहा है, तो एक रिंग है ये रिंग कहाँ है, यहाँ पे बनी हुई है, ये इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से v वेलोसिटी, ठीक है, v। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो सबसे पहले हम इसका EMF फाई निकाल लें। फाई इज इक्वल्स टू BA होता है, और देखिए और इसको सिंप्लीफाई करिए तो म्यू ज़ीरो NIA होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस म्यू नॉट NADI अपॉन DT होता है। तो जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो NAI 0 और वैल्यू पुट करिए, क्या दिया हुआ है, I दिया हुआ है 10 cos 100 pi t, ठीक है। तो उस हिसाब से cos को अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो साइन हो जाएगा, NAI 0 तो रहेगा ही, है ना, और ओमेगा साइन ओमेगा टी होगा, साइन ओमेगा टी, ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बोला हुआ है कि रेडियस एंड रेजिस्टेंस ऑफ रिंग इज 1 सेंटीमीटर एंड 10 ओम रेजिस्टेंस, ओके। फिर हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है बच्चों। इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट ही होगा इसमें, हीट डिसिपेट फाइंड आउट करना है, तो PdT होगा। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, है ना, हीट डिसिपेट ना, हीट, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। तो आप फॉर्मूला अगर पढ़े होंगे तो आप देखिएगा, नहीं तो फिर हम सीरीज चलाएंगे तो उसमें ये चीज़ें करवाएंगे, है ना। A0 I 0 स्क्वायर अपॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई R आना है, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी DT। अब कुछ नहीं, इंटीग्रेट कर दें और वैल्यू पुट कर दें। जब हमने इंटीग्रेट कर दिया है तो इन सब में हम वैल्यू पुट कर दें तो क्या जाएगा, म्यू ज़ीरो N स्क्वायर A स्क्वायर I 0 स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर बाई R, तो ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रेट किसका होता है, वेरिएबल का होता है, t है यहाँ पे, t को सॉल्व करेंगे तो हाफ होता है, अगर डायरेक्ट लिखेंगे वो पढ़ा है ना, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल, या जनरल फार्मूला भी होता है इसमें, ठीक है, इंटीग्रेशन के रूल्स में आप पढ़ेंगे। तो इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और का होल स्क्वायर इंटू 5000 आएगा। वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, फटाफट पुट कर दे, इंटू 100, है ना। अभी और बचा है, इसी के आगे लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर 4 पाई स्क्वायर, फिर ये पूरे का होगा 10 इंटू 2, 10 ओमेगा दिया था और 2 जो है पहले से, है ना, 2 है, ये पावर नहीं है, 2 है, इंटू 2 है। तो हम इससे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 16/2 इंटू, फटाफट लिख लेते हैं, कुछ नहीं है, सॉल्व करना है, इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर 6, ये इंटू है यहाँ पे, हाँ, ये कंटिन्यूएशन हमने लिख दिया, ठीक है। अभी एक और 10 बचा है, इंटू 10/10, ठीक है। तो उस हिसाब से ये यहाँ पे इतना है, ठीक है, ये पहले का है, हाँ, उस हिसाब से कितना आ जाएगा, 400/2 इंटू 10 इंटू 1 - 14, 10 की पावर को ऐड या सब्सट्रैक्ट जैसा दिया हुआ है अकॉर्डिंगली, है ना, +1 -8, उसी के कंटिन्यूएशन में -8 होगा, और क्या बच रहा है, -8 +6 है ना, +6 है ना बच्चों। तो हमने +6 लिख दिया, ठीक है, +6 लिख दिया। फिर हम लिखेंगे 400/2 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, ठीक है। तो इस हिसाब से जब हमने ये कट किया है तो ये 200 आ गया है, 200 आया, तो हमारा आंसर जो है ये 200 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल आना चाहिए। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में है भी कि नहीं।
हाँ 200 दिया और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट है और आसपास ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट वाला केस नहीं है ना, यहाँ पे परफेक्ट है, 2 है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही आएगा उस हिसाब से। तो अब एक स्मॉल नेक्स्ट में आते हैं, एक स्मॉल स्फेरिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखा दें, जो भी बच्चे अगर लेट ज्वाइन करते हैं तो उनको मैं दिखा दूं, ये है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन करने के लिए लिखा हुआ है कि स्मॉल स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, जिसकी डायमीटर जो है वो 2 mm है एंड डेंसिटी 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। इज ड्रॉप्ड इनटू अ लार्ज कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड, ओ शिट, ठीक है, is dropped into a large column of viscous liquid. अब density of liquid is 1.5 ग्राम पर cc दी हुई है and coefficient of viscosity is 10 poise. Then calculate the terminal velocity g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक स्मॉल स्फेरिकल बॉल है जिसकी डायमीटर और डेंसिटी दी हुई है, ठीक है बच्चों। तो हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला अगर लगाते हैं तो इसमें लिखा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है इसमें। अगर नहीं पता है तो लिख देते हैं, है ना। फार्मूला बेस्ड है इसमें। अब क्या 14 है ये, अरे सॉरी 13 क्वेश्चन है, 13th है। इसमें वी टी टर्मिनल वेलोसिटी या तो स्मॉल टी या तो कैपिटल डी, जो लेना हो वो। 2.9 क्या होता है, आर स्क्वायर जी बाई ईटा सिग्मा माइनस रो, है ना। डायरेक्ट पुट कर दीजिए वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 20 दिया हुआ है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। उस हिसाब से 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए इस हिसाब से हमारा 13 क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा हो गया है 2 ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। अब आइए 14 में। 14th क्या कह रहा है, 14th कह रहा है कि a mass of 14 kg is exploded into 3 fragments of 2:2:3 and both equal fragments fly off with same speed 18 meter per second is in mutually perpendicular direction. Then find the speed of the third fragment immediately after the explosion. Okay. तो बोल रहा है क्वेश्चन एक बार समझा। देखिए एक मास है 14 किलो का, वो एक्सप्लोड हो रहा है, ठीक है। 3 फ्रेगमेंट में हो रहा है, एक बार 2:2:3 के रेशियो में, ठीक है। और बोथ इक्वल फ्रेगमेंट्स फ्लाई ऑफ विथ सेम स्पीड, तो सेम स्पीड से फ्लाई ऑफ कर रहे हैं और 18 मीटर पर सेकेंड है स्पीड उसकी, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है डायरेक्शन में, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हम समझ में आ गया है कि हम ऐसे कुछ होगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया 18 मीटर पर सेकेंड, ये भी 18 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ओके। और मास कितना 14 दिया हुआ है, तो 14 अगर दिया हुआ है तो 6 ठीक है। तो इस हिसाब से है ना 4 kg और 6 kg, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। तो 18 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इतना हमने। अब हमें फाइंड क्या करना है कि स्पीड ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन, ठीक है। तो P1 P2 ले लेंगे, एक्सप्लोजन वाला केस है, प्लस PT3 वेक्टर होता है 0। तो अगर हम P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर लेते हैं तो वो P3 वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। और मास और वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो वैल्यू पुट करेंगे, चेक कर रहे हैं क्वेश्चन, बस सॉल्व कैसे करना है। तो 6 है ना, 6 है ये। 6 क्या है, 6 क्या है, मास है, √2 है ना, √2
इंटू 72, ठीक है। 12 ठीक है। तो उस हिसाब से v इज इक्वल टू, अगर फाइंड आउट करने को करेंगे तो फिर 12 इंटू √2 मीटर आएगा, मीटर पर सेकेंड। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, तो 12, हाँ 12 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस इज स्मॉल v, देन एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स 2v। ठीक है, तो उसके लिए हम देखिए, इसमें स्पीड ऑफ साउंड एयर और क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स 2v। ठीक है, तो v डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, सी टी। तो v बाई वी डैश इज इक्वल्स टू t बाई टी डैश, तो v बाई वी डैश होगा इज इक्वल्स टू √273 बाई t होगा इज इक्वल्स टू हाफ। तो t इज इक्वल टू, अगर 273 इंटू 4 लेंगे, क्योंकि 2 भी दिया हुआ है, तो 1092 और केल्विन, तो t इज इक्वल टू 819 डिग्री सेल्सियस। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही है, सही है, 4 ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इन स्पेस। चलिए क्वेश्चन ही रीड करते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इन स्पेस गिवन एज वेक्टर E इज इक्वल्स टू 16 थे, वेक्टर E इज इक्वल्स टू A वेक्टर R और वेक्टर R। A is constant, there are 2 point charges -2 mu coulomb and 7 mu coulomb present at 900, I hope all things are clear, and 900, okay, respectively. If electric potential energy of system is 0, then A in SI यूनिट क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्या होता है KQ/R² होता है, A/R² दिया ही हुआ है ना, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A/K होगा, और U निकालना था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सिग्मा K QI और QJ, है ना, QI Q है ये, QI और है QJ, QI है QJ, ठीक है, अपॉन RIJ। ठीक है, तो ये हो गया, U इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, K इंटू -14 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 18। सिंपल ही है, इसमें सॉल्व कर लेना है। K हो गया 5 हो गया, A/K.G हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सॉल्व कर लीजिए, K की वैल्यू पुट करिए, क्या होता है K की वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9, और ये पूरा ऐसे ही हो जाएगा 9 10⁻9, और ये है -14, है ना, ऑन 18। ठीक है, अपॉन 18। U की वैल्यू क्या आएगी, इस ये हो गया सेकेंड स्टेप U के लिए, है ना, 1 2। अब हम यहीं पे कंटिन्यू करते हैं U की वैल्यू को।
देखिए अब u की वैल्यू अगर करते हैं तो -7 इंटू, आप ये इसको अपने तरीके से एक बार सॉल्व करिएगा, फिर बताइएगा क्या आता है ना। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट भी लग रहा है, शायद मैंने अच्छे से सॉल्व नहीं किया है, पर फिर भी आप देखिएगा, है ना। इंटू 10⁻6 इंटू 10, आप अपने से भी 2-3 तरीके होते हैं इसके सॉल्व करने के, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सॉल्यूशन हमारे से राइट नहीं आएगा, है ना। तो ए है, तो इस हिसाब से 12.6 इंटू 10⁻+3 एम, है ना। ए आ रहा है, तो हाँ ए क्या है यहाँ पे, A/R² था, ठीक है। पोटेंशियल लॉसेस देन ए इन SI यूनिट, SI यूनिट्स में पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में अगर है तो 17 में है फ्यूज़न का। फ्यूज़न ऑफ सिंगल न्यूक्लियस U-235 लिबरेट कर रहा है 96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज्ड बाय फिशन के थ्रू 47 ग्राम ऑफ यूरेनियम में कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पहले हम मोल्स, इसमें मोल फाइंड आउट कर लें। तो 17 है ये, 17 में क्या होगा, मोल्स अगर निकालेंगे तो मोल क्या होता है 47/235, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से गिवन जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ठीक है। अब n क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻23/5 होता है ना बच्चों। तो जब हमने ये निकाला तो उस हिसाब से e की वैल्यू क्या होगी, e इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा NE, ठीक है। तो NE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू, वैल्यू पुट कर रहे हैं, अपॉन 5 इंटू 96 इंटू 10⁻6 और इंटू 1.6 इंटू 10 होता है ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हमने सॉल्व किया तो ये इज इक्वल्स टू NE, है ना, इज इक्वल्स टू NE, ये इसके बाद का स्टेप है। अब हम नेक्स्ट अगर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 इंटू 96 इंटू 1.6 अपॉन 5 हो जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से हमारा 10⁻10 होगा। तो हमने सॉल्व किया तो हमें इतना मिला, तो 10⁻10। अब इसमें निकालना था हमें जूल निकालना था ना, क्या निकालना था, हाँ एनर्जी रिलीज्ड बाय फिशन। तो उस हिसाब से जो एनर्जी रिलीज आएगी तो हम इसमें पाएंगे 1.84 इंटू 10⁻12, है ना, ये एनर्जी ही है NE। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा, है ना, मुझे बताइएगा क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो भी होगा देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, हाँ दूर है, ऑप्शन 1 ही लग रहा है ना, ठीक है। 17, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, ए 1 मोल ऑफ गैस इज एनक्लोज्ड इन अ वर्टिकल सिलेंडर एंड सील्ड विथ अ मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन एज शोन। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 18 में एक फिगर दिया हुआ है। तो बच्चों फिगर जो है वो है कुछ इस तरह से, है ना, ये इसमें ऐसे ऐसे करके गैसेस दी हुई है, ऐसे ऐसे करके, एक नॉन कंडक्टिविटी है इसमें, हाँ नॉन कंडक्टिविटी है, नॉन कंडक्टिविटी है, ठीक है। और हाँ, तो ऑन अ सप्लाइंग 126 जूल ऑफ हीट इट्स टेम्परेचर रेज्ड बाय 4 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द हाइट मूव्ड बाय पिस्टन ड्यू टू द हीट ट्रांसफर, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज गिवन बाय U इज इक्वल्स टू 3nRT, ठीक है। RP और A पिस्टन की दी हुई है, ठीक है। A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी है। तो हम इस हिसाब से जब हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, तो जब डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस P डेल V लगाएंगे, तो उस हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ तो बहुत सिंपल है, वैल्यू पुट करना है 10 पावर, हमने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा टफ होगा। क्या हो जाएगा 99.6 सिंपल, प्लस 1.7 H होगा इंटू 10⁻2 होगा, H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
115.53 सेंटीमीटर है ना। तो बस इतना ही है इसमें बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 इस हिसाब से सही है ना। 1920 कुछ नहीं है, 1920 में मेमोरी बेस नहीं है, अगर वो है थोड़ा सा डिस्क्राइब वाला है, तो उसको हम देखेंगे। जो हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे उसको हम जब एक बार क्वेश्चन रीड करके और एक उसका अलग से सेशन ले लेंगे। जो जो क्वेश्चन छूटे हैं, मैंने कई बार सेशन से बताया है, जो जो छूटे हैं उनको हम अलग से देखेंगे, है ना बच्चों। तो चलिए सेक्शन बी में आते हैं। न्यूमेरिकल टाइप है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है C - D अपॉन A + B। ठीक है, उसके लिए हमें रेडियस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ बॉल जो कि सिग्मा से है वो दी हुई है, T दिया हुआ है, A दिया हुआ है, ईटा दिया हुआ है। ठीक है, और एक्सप्रेशन दी। हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन में आते हैं। तो सेक्शन बी है ये, सेक्शन बी का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। हाँ, NTQ। तो जो NTQ है उसमें क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है बच्चों, 21 में एक्सप्रेशन दिया हुआ है T = A इंटू रो सिग्मा। सॉरी रो सिग्मा क्यों लिखेंगे, A होगा ना यहाँ पे, सिग्मा यहाँ होगा, जल्दबाजी। A है ये बच्चों, A है, हाँ A है। सिग्मा B RC ईटा D देन फाइंड करना है। डायरेक्ट फाइंड आउट करिए, वैल्यू हमें ये फाइंड आउट करनी है, C - D अपॉन A + B। तो T = क्या होता है, M/L3, डायमेंशनल फॉर्मूला है, प्लस B। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जहाँ देखो दिक्कत होगी हमें बताइएगा, है ना। हम वैल्यू पुट कर रहे हैं डायरेक्ट, और हम मान लेते हैं कि A + B जो है ना वो Z मान लेते हैं। ठीक है, A + B को हम Z मान लेते हैं। लेट A + B = कैपिटल Z, देन Z + D = 0। तो Z = हो जाएगा -D। ठीक है बच्चों, तो उस हिसाब से C - 3Z - D = 0 और C - 2Z होगा ना, C - 2Z। ठीक है, सॉल्व करते जाइए बस इसको, आपका अपना तरीका भी हो सकता है। ठीक है, कैसे होगा, 2Z होगा ना, 2Z है ये, 2Z होगा। हाँ, समझ रहे होंगे ना, लिखने में ये कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये 2Z हो गया है ना बच्चों। तो उस हिसाब से हम वैल्यू पुट करते जाएंगे जल्दी जल्दी। तो क्या होता जाएगा, C - 2Z हो गया, तो -D = 1 और Z = 1 = A + B। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। चलिए इसी को हम आगे यहाँ कर देते हैं ना। क्या होगा, A + B निकाल लिया हमने। अब C की वैल्यू यहाँ से क्या, अगर ये रख देंगे तो C की वैल्यू हमें 2 मिलेगी। तो हमें, क्योंकि ये फाइंड आउट करना था, ये इसमें हम वैल्यू C की वैल्यू 2 रखिए, D की वैल्यू 1 रखेंगे, -1 होगी, है ना। तो क्या होगा, A + B की वैल्यू तो 1 ही है ना। तो उस हिसाब से 2 + इसमें हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, 2 है ये, 2 + 1 अपॉन 1 = हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, हाँ। तो चलिए, तो इस हिसाब से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, और कहाँ तक है क्वेश्चन, इसमें हम ये देख लें। हाँ, ज़्यादा नहीं बचे हैं, बस 1-2 ही बताने हैं, जो कि शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, मेमोरी वाले, है ना। तो एक एम्प्टी कैपेसिटर है जो कि चार्ज हो रहा है, जिसका चार्ज कैपिटल Q है, होता ही है, उसमें क्या है। व्हेन अटैच्ड विथ बैटरी एज शोन, है ना। बैटरी बना दें, थोड़ा सा जूम ना कर दें, जूम इन कर देते हैं। चलिए, ठीक है। तो क्या ऐसा कहा था उसने, वैसे ही करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 22 है ये, इसमें हम डायग्राम बना देते हैं। कुछ इस तरह से दिया हुआ था, और ये ठीक है, और यहाँ कहीं पे है ना, वही बना देंगे। तो ये अरे देखिए, ये देखिए, ये है ना, समझ रहे होंगे आप।
तो ये 2 mm हो गया है ना, 2 mm ये बना दिया फटाक से। ये दिया हुआ है फिगर में, परेशान नहीं होना है, दिया हुआ है, मैं उसी को देख के बना रही हूँ, ठीक है। ये दिया हुआ है, एन एम्प्टी कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद चार्ज कैपिटल क्यू व्हेन अटैच्ड विद बैटरी एज शोन, ठीक है, इस तरह से है। अब माइका की शीट है, माइका शीट ऑफ 2 mm थिकनेस इज इंसर्टेड एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 5/4A। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट निकालना है माइका का, तो ठीक है। तो जो जो दिया है उस हिसाब से अगर हम लेंगे तो Q1/Q2 कर लें इज इक्वल टू C1/C2 कर लें, तो कैपिटल Q/5 होगा अपॉन क्या हो जाएगा 5, कैपिटल Q/5 होगा और इसका क्या हो जाएगा कैपिटल Q/5/4 होगा ना। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कैपिटल Q/5/4 और कैपिटल Q इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या होती है डाइलेक्ट्रिक में, ε0D अपॉन, जब फील्ड रहता है तो ये बड़ी लाइन है, ठीक, अपॉन D-T। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो 4/5 हो गया इज इक्वल्स टू 3 + 2/K हो गया अपॉन 5 हो गया। तो इस रिस्पेक्ट में K इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 2, ठीक है बच्चों, K इज इक्वल टू हो गया 2। तो क्वेश्चन 23, 24 और 25 ये सब नहीं करना है अभी, इतने ही में ही ख़त्म कर देना है। तो हमारा फिज़िक्स का बच्चों इस तरह से, मैं एंड कर दूँ ये सेशन, द एंड, ठीक है। 23 जनवरी 2026 शिफ्ट 2 एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। अब हम नेक्स्ट सेशन से चलेंगे 24 जनवरी में, ठीक है, शिफ्ट 1 को कंटिन्यू करते हैं। अभी 28 जनवरी तक करना पड़ेगा हमको, है ना, तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स यू, जय हिंद, जय भारत। कंटिन्यू विथ नेक्स्ट सेशन, ओके, थैंक यू।